क्या आपने कभी सोचा है कि एक हीरा जो असल में सिर्फ एक चमकदार पत्थर है, उसकी कीमत लाखों में क्यों होती है? जबकि पानी, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वह इतना सस्ता क्यों है? जवाब आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में है। इस दुनिया में किसी भी चीज की अपनी कोई कीमत नहीं होती। कीमत वह है जो हम उसे देते हैं। कीमत वह कहानी है जो हमें सुनाई जाती है। आज हम उस मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे जो कचरे को भी सोने में बदल सकता है। यह कहानी किसी सेल्समैन की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की कमजोरियों, उसकी चाहतों और उसके डर की है। अगर आप इस कला को समझ गए, तो आप दुनिया की कोई भी चीज किसी को भी बेच सकते हैं, चाहे वह कचरा ही क्यों ना हो। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे चतुर लोगों ने हवा बेची है, पत्थर बेचे हैं, यहां तक कि उम्मीदें बेची हैं। 1975 में गैरी डाहल नाम के एक कॉपीराइटर ने दुनिया को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे बिजनेस स्कूल कभी नहीं भूल पाए। उसने लोगों को पत्थर बेचे। जी हां, सड़क पर पड़े साधारण पत्थर। उसने उन्हें पेट रॉक कहा। उसने कोई टेक्नोलॉजी नहीं बेची, कोई सोना नहीं बेचा। उसने बस एक पत्थर को गत्ते के डिब्बे में डाला, उसमें हवा के लिए छेद किए और उसे एक पालतू जानवर की तरह पेश किया, और दुनिया पागल हो गई। उसने करोड़ों डॉलर कमाए। उसने पत्थर नहीं बेचा था, उसने एक कहानी बेची थी। उसने अकेलेपन का इलाज बेचा था, उसने एक मजाक बेचा था। तो सवाल यह है, आप कचरे को कैसे बेचते हैं? पहला नियम वैल्यू का निर्माण, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। इंसानी दिमाग चीजों को तुलना, कंपैरिजन के आधार पर आंकता है। हम किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कहते, हम उसे किसी दूसरी चीज के मुकाबले अच्छा या बुरा कहते हैं। अगर मैं आपको एक टूटी हुई कुर्सी दूं, तो वह कचरा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस कुर्सी पर बैठकर एक महान लेखक ने अपनी आखिरी किताब लिखी थी, तो अचानक वह कुर्सी एंटीक बन जाती है। लकड़ी वही है, लेकिन कहानी बदल गई। कचरा इतिहास बन गया। बेचने का मनोविज्ञान कहता है कि लोग सामान, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन खरीदते हैं। वे यह नहीं खरीदते कि वह चीज क्या है, वे यह खरीदते हैं कि वह चीज उन्हें क्या महसूस कराती है। जब आप कचरा बेचना चाहते हैं, तो आपको उस कचरे को किसी की पहचान, आइडेंटिटी से जोड़ना होगा। सोचिए, लोग फटी हुई जीन्स क्यों खरीदते हैं? अगर आप तार्किक रूप से देखें, तो वह एक डैमेज प्रोडक्ट है, एक कचरा। लेकिन फैशन इंडस्ट्री ने उस फटी हुई जीन्स को विद्रोह, रिबेलियन और कूलनेस का प्रतीक बना दिया। उन्होंने एक कमी को एक फीचर बना दिया। इसे मनोविज्ञान में रीफ्रेमिंग कहते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो बेकार है, तो उसे देखने का नजरिया बदल दो। अगर वह पुरानी है, तो उसे विंटेज कहो। अगर वह टूटी है, तो उसे कलात्मक कहो। अगर वह काम नहीं करती, तो उसे डेकोरेशन कहो। शब्द ही वह जादू हैं जो कचरे पर सोने का पानी चढ़ाते हैं। दूसरा नियम, कमी का डर, द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। हम इंसानों को वह चीजें सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं जो हमें नहीं मिल सकती। जो आसानी से उपलब्ध है, वह हमारे लिए कचरा है। जो मुश्किल से मिलता है, वह खजाना है। अगर आप सड़क की धूल को एक बोतल में भरें और कहें कि यह आम धूल है, तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप कहें कि यह धूल उस जगह की है जहां 500 साल पहले एक महान युद्ध लड़ा गया था, और ऐसी सिर्फ 10 बोतलें ही बची हैं, तो अचानक उस धूल की कीमत लग जाएगी। दिमाग हमेशा खोने के डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, से ग्रस्त रहता है। जब आप किसी चीज को दुर्लभ, रेयर बना देते हैं, तो लॉजिक खिड़की से बाहर कूद जाता है। एक साधारण पत्थर कचरा है, लेकिन चांद का टुकड़ा अनमोल है। क्यों? क्योंकि चांद के टुकड़े कम हैं। कचरा बेचने के लिए आपको यह भ्रम पैदा करना होगा कि यह कचरा आम नहीं है, यह लिमिटेड एडिशन है, यह एक्सक्लूसिव है। तीसरा नियम, कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। तथ्य बताते हैं, लेकिन कहानियां बेचती हैं। फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। मान लीजिए आपके पास एक पुराना, जंग लगा हुआ टाइपराइटर है जो चलता भी नहीं है। कबाड़ी वाला इसे लोहे के भाव में भी शायद ही खरीदे। यह कचरा है, लेकिन अब इसमें एक कहानी जोड़िए। यह टाइपराइटर 1940 के दशक का है। इसे एक गुमनाम शायर इस्तेमाल करता था जो अपने प्यार को खत लिखता था, लेकिन वह खत कभी पोस्ट नहीं कर पाया। इस टाइपराइटर के हर बटन में एक अधूरी प्रेम कहानी का दर्द है। अब यह सिर्फ लोहा नहीं रहा, अब यह एक भावना है, अब यह एक रहस्य है।
जो व्यक्ति इसे खरीदेगा वह टाइपराइटर नहीं खरीद रहा, वह उस रोमांस और त्रासदी, ट्रेजेडी के हिस्से को खरीद रहा है। वह अपने ड्राइंग रूम में इसे रखकर खुद को गहरा और कलात्मक महसूस करना चाहता है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे इमोशनल ट्रांसफरेंस कहते हैं। आप वस्तु से ध्यान हटाकर उस भावना पर ध्यान ले जाते हैं जो वह वस्तु पैदा करती है। कचरा बेचना असल में सपना बेचना है, एक ऐसा सपना जो खरीदार की किसी दबी हुई इच्छा को पूरा करता है। हम भेड़ चाल चलने वाले जीव हैं। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी चीज को महत्व दे रहे हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वह चीज कीमती होगी। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। वह पेंटिंग नहीं बदली, बस उसे बेचने वाला बदल गया। अथॉरिटी इन सिक्योरिटी ने कचरे को मास्टरपीस बना दिया। अगर आप कचरा बेचना चाहते हैं तो आपको खुद को या अपने ब्रांड को एक ऐसी अथॉरिटी बनाना होगा जिस पर लोग भरोसा करें। अगर आप आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि यह कचरा भविष्य का सोना है, तो दुनिया की एक बड़ी आबादी आपकी बात मान लेगी, क्योंकि अधिकांश लोग सोचना नहीं चाहते, वे बस अनुसरण करना चाहते हैं। चौथा नियम, विश्वास और अधिकार, अथॉरिटी एंड सोशल प्रूफ। हम भेड़चाल चलने वाले जीव हैं। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी चीज को महत्व दे रहे हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वह चीज कीमती होगी। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। आधुनिक कला, मॉडर्न आर्ट, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई बार एक कैनवस पर सिर्फ कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें होती हैं जो शायद एक बच्चा भी बना दे। एक आम आदमी के लिए वह रद्दी कागज है, लेकिन जब एक बड़ा आर्ट क्रिटिक, एक सूट बूट वाला विशेषज्ञ उस पेंटिंग के सामने खड़ा होकर कहता है कि यह अराजकता में छिपी शांति को दर्शाता है, तो अचानक उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। वह पेंटिंग नहीं बदली, बस उसे बेचने वाला बदल गया। अथॉरिटी ने कचरे को मास्टरपीस बना दिया। अगर आप कचरा बेचना चाहते हैं तो आपको खुद को या अपने ब्रांड को एक ऐसी अथॉरिटी बनाना होगा जिस पर लोग भरोसा करें। अगर आप आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि यह कचरा भविष्य का सोना है, तो दुनिया की एक बड़ी आबादी आपकी बात मान लेगी, क्योंकि अधिकांश लोग सोचना नहीं चाहते, वे बस अनुसरण करना चाहते हैं। पांचवां और सबसे खतरनाक नियम, समस्या का आविष्कार, इन्वेंटिंग द प्रॉब्लम। सबसे महान सेल्समैन वे नहीं होते जो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। सबसे महान सेल्समैन वे होते हैं जो आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके पास एक समस्या है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। बोतल बंद पानी, बॉटल्ड वाटर, इसका क्लासिक उदाहरण है। पश्चिमी देशों में नल का पानी पीने योग्य था, यह मुफ्त था। कंपनियों को पानी बेचना था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डर बेचा। उन्होंने विज्ञापनों में दिखाया कि नल का पानी गंदा है, उसमें कीटाणु हो सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी समस्या पैदा की जो असल में थी ही नहीं, और फिर उन्होंने समाधान बेचा, बोतल बंद शुद्ध पानी। आज हम पानी के लिए पैसे देते हैं जो हमें प्रकृति ने मुफ्त दिया था। कचरा बेचने के लिए आपको खरीदार के दिमाग में एक खालीपन, वॉइड पैदा करना होता है। आपको उसे महसूस कराना होता है कि इस कचरे के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। क्या आप अपनी पुरानी उबाऊ जिंदगी से थक गए हैं? यह अजीब दिखने वाला पत्थर आपकी मेज पर एक नई ऊर्जा लाएगा। यह पॉजिटिव वाइब्स का स्रोत है। क्या पत्थर में वाइब्स हैं? पता नहीं, लेकिन क्या खरीदार को अपनी जिंदगी उबाऊ लगती है? हाँ, और यही वह दरार है जहां आप अपना प्रोडक्ट फिट करते हैं। लेकिन सावधान रहें, यह मनोविज्ञान एक दुधारी तलवार है। जब आप कचरे को सोना बनाकर बेचते हैं तो आप सिर्फ वस्तु नहीं बेच रहे। क्या पत्थर में वाइब्स हैं? पता नहीं, लेकिन क्या खरीदार को अपनी जिंदगी उबाऊ लगती है? हाँ, और यही वह दरार है जहां आप अपना प्रोडक्ट फिट करते हैं। आप एक भ्रम, इल्यूजन बेच रहे हैं, और भ्रम की उम्र तब तक ही होती है जब तक हकीकत सामने नहीं आती। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान अक्सर हकीकत से ज्यादा भ्रम में जीना पसंद करता है। हमें वह झूठ पसंद है जो हमें खास महसूस कराए, बजाय उस सच के जो हमें साधारण बताए। बाजार में कीमत, प्राइस और मूल्य, वैल्यू, दो अलग चीजें हैं। कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वह है जो आपको लगता है कि आपको मिला।
एक चतुर सेल्समैन जानता है कि इन दोनों के बीच के अंतर को कैसे बड़ा करना है। वह जानता है कि लॉजिकल ब्रेन, तार्किक दिमाग, हमेशा इमोशनल ब्रेन, भावनात्मक दिमाग का गुलाम होता है। जब भावनाएं ऊपर जाती हैं तो बुद्धि नीचे जाती है। तो अगली बार जब आप बाजार में जाएं या ऑनलाइन कुछ देखें जो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वस्तु खरीद रहा हूं या मैं वह कहानी खरीद रहा हूं जो मुझे सुनाई गई है? क्या मैं अपनी जरूरत पूरी कर रहा हूं या मैं अपने किसी डर या असुरक्षा को भरने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि अंत में बेचने वाला सिर्फ आपको कचरा नहीं बेच रहा, वह आपको आप ही बेच रहा है। वह आपका अहंकार, आपकी उम्मीदें और आपके सपने आपको ही वापस बेच रहा है, बस एक नई पैकेजिंग में। यह दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है और यहां हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। राजनेता उम्मीदें बेचते हैं, गुरु शांति बेचते हैं और ब्रांड्स पहचान बेचते हैं। और हम ग्राहक हैं जो अपनी ही मेहनत की कमाई से उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। तो अगली बार जब आप बाजार में जाएं या ऑनलाइन कुछ देखें जो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वस्तु खरीद रहा हूं या मैं वह कहानी खरीद रहा हूं जो मुझे सुनाई गई है? क्या मैं अपनी जरूरत पूरी कर रहा हूं या मैं अपने किसी डर या असुरक्षा को भरने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि अंत में बेचने वाला सिर्फ आपको कचरा नहीं बेच रहा, वह आपको आप ही बेच रहा है। वह आपका अहंकार, आपकी उम्मीदें और आपके सपने आपको ही वापस बेच रहा है, बस एक नई पैकेजिंग में। यह दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है और यहां हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। राजनेता उम्मीदें बेचते हैं, गुरु शांति बेचते हैं और ब्रांड्स पहचान बेचते हैं। और हम ग्राहक हैं जो अपनी ही मेहनत की कमाई से उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। क्या कचरे को बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है, क्योंकि कचरा सिर्फ एक शब्द है। सही हाथों में, सही कहानी के साथ और सही मनोविज्ञान के साथ, यही कचरा अगला सोना है। लेकिन यह खेल इतना सीधा नहीं है। अब तक हमने सिर्फ सतह को छुआ है। कचरे को सोना बनाने के लिए सिर्फ कहानी सुनाना ही काफी नहीं होता। आपको खरीदने वाले के दिमाग के ऑन पैरेटिंग सिस्टम को हैक करना पड़ता है। और इंसानी दिमाग में कुछ ऐसे बग्स होते हैं जिनका फायदा उठाना हर मास्टर सेल्समैन को आता है। इंसान को लगता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसे लगता है कि उसके सारे फैसले उसके अपने हैं। यह सबसे बड़ा झूठ है। असलियत तो यह है कि आपके फैसले पहले से ही डिजाइन किए जा चुके होते हैं, बस आपको पता नहीं चलता। क्या आपने कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में वो आपको फ्री में चीज या जूस का सैंपल क्यों चखाते हैं? क्या वो बहुत दयालु हैं? नहीं, वो असल में आपको कर्जदार बना रहे हैं। जब आप वो फ्री का टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहता है, इसने मुझे कुछ दिया है, अब मुझे भी बदले में कुछ खरीदना चाहिए, वरना मैं एक बुरा इंसान लगूंगा। छठा नियम है विकल्प का भ्रम, जिसे इल्यूजन ऑफ चॉइस और डिकॉय इफेक्ट भी कहते हैं। छठा नियम है विकल्प का भ्रम, जिसे इल्यूजन ऑफ चॉइस और डिकॉय इफेक्ट भी कहते हैं। इंसान को लगता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसे लगता है कि उसके सारे फैसले उसके अपने हैं। यह सबसे बड़ा झूठ है। असलियत तो यह है कि आपके फैसले पहले से ही डिजाइन किए जा चुके होते हैं, बस आपको पता नहीं चलता। सोचिए, आप एक सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पॉपकॉर्न के 3 साइज हैं। छोटा वाला 100 रुपए का है और सबसे बड़ा 500 रुपए का। आपका दिमाग तुरंत कहता है 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं छोटा वाला ही ले लूंगा। लेकिन सेल्समैन को तो वो बड़ा वाला पैकेट बेचना है, तो वो क्या करता है? वो बीच में एक मीडियम साइज डाल देता है जिसकी कीमत वो 450 रुपए रख देता है। अब सारा खेल बदल गया। अब आप सोचते हैं, अरे मीडियम 450 का है और लार्ज सिर्फ 500 का, मतलब सिर्फ 50 रुपए और देकर मुझे इतना ज्यादा पॉपकॉर्न मिल रहा है, फिर तो लार्ज लेना ही समझदारी है। असल में वो मीडियम साइज वहां बेचने के लिए रखा ही नहीं गया था। वो सिर्फ एक डिकॉय था, एक चारा था, ताकि कचरे जैसा महंगा लगने वाला लार्ज पैक आपको सोने जैसा सौदा लगने लगे। इसी को डिकॉय इफेक्ट कहते हैं। अगर आप कोई कचरा बेचना चाहते हैं तो उसके बगल में एक और बड़ा कचरा रख दीजिए जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। पहला वाला कचरा अपने आप सस्ता और लॉजिकल लगने लगेगा। 7वां नियम है एहसान का बोझ
यानी द ट्रैप ऑफ रेसिप्रोसिटी। क्या कचरे को बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है, क्योंकि कचरा सिर्फ एक शब्द है। सही हाथों में, सही कहानी के साथ और सही मनोविज्ञान के साथ यही कचरा अगला सोना है। 7वां नियम है एहसान का बोझ, यानी द ट्रैप ऑफ रेसिप्रोसिटी। इंसानी समाज लेन देन के सिद्धांत पर चलता है। जब भी कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे डीएनए में एक खुजली होने लगती है उसका बदला चुकाने की। इसे ही रेसिप्रोसिटी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में वो आपको फ्री में चीज या जूस का सैंपल क्यों छकाते हैं? क्या वो बहुत दयालु हैं? नहीं, वो असल में आपको कर्जदार बना रहे हैं। जब आप वो फ्री का टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहता है, इसने मुझे कुछ दिया है, अब मुझे भी बदले में कुछ खरीदना चाहिए, वरना मैं एक बुरा इंसान लगूंगा। एक चतुर सेल्समैन आपको पहले कुछ मुफ्त देता है, शायद एक फ्री ई बुक, एक छोटा सा सैंपल, या फिर सिर्फ एक तारीफ। वो कहेगा, सर आप बहुत समझदार लगते हैं, यह प्रोडक्ट सिर्फ आप जैसे खास लोगों के लिए ही बना है। उसने आपको तारीफ दी। अब आप उस तारीफ का मान रखने के लिए उस कचरे को खरीदने का दबाव महसूस करेंगे। यह एक अदृश्य जंजीर है जो आपको धीरे से बांध लेती है। आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, आप उस अपराध बोध यानी गिल्ट से मुक्ति खरीद रहे होते हैं। और अब आता है 8वां नियम, एंकरिंग यानी पहला इंप्रेशन। हमारे दिमाग को किसी भी चीज की असली कीमत का अंदाजा अपने आप नहीं होता। उसे एक लंगर चाहिए होता है, एक एंकर। जो पहला नंबर आप सुनते हैं या देखते हैं, वही नंबर आपके दिमाग के लिए एंकर बन जाता है। अगर मैं आपको एक साधारण सी घड़ी दिखाऊं और कहूं कि इसकी कीमत 5,000 रुपये है, तो आप शायद कहेंगे, क्या लूट मचा रखी है। लेकिन अगर मैं आपको पहले एक 5 लाख रुपए की घड़ी दिखाऊं और फिर वही 5,000 वाली घड़ी दिखाऊं, तो अचानक से वही 5,000 की घड़ी आपको सस्ती लगने लगती है। घड़ी वही है, कचरा वही है, लेकिन संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह बदल गया है। स्टीव जॉब्स ने जब आईपैड लॉन्च किया था तो स्टेज पर बड़ी स्क्रीन पर पहले इनके 9999 लिखा हुआ आया। हॉल में बैठे सब लोगों ने सोचा कि यह तो बहुत महंगा है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन हम इसे 999 में नहीं बल्कि सिर्फ 499 में बेचेंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सोचिए, अगर वो सीधे 499 कहते तो शायद लोग कहते, अरे ये तो महंगा है। लेकिन 999 के एंकर ने 499 को एक शानदार डील बना दिया। और अब आता है 8वां नियम, एंकरिंग यानी पहला इंप्रेशन। कचरा बेचने के लिए पहले उसे किसी बहुत महंगी चीज के साथ रख दो। दिमाग अपने आप तुलना के जाल में फंस जाएगा और आपके हक में फैसला कर लेगा। इन नियमों को जानना सिर्फ सेल्स के लिए ही नहीं बल्कि एक जागरूक ग्राहक बनने के लिए भी जरूरी है। अगली बार जब आप शॉपिंग करें तो ध्यान दें, कहीं कोई आपके दिमाग के साथ तो नहीं खेल रहा। इस सीरीज में और भी बहुत कुछ बाकी है। अगर आप इंसानी दिमाग के ऐसे ही और रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।